नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता संतुलन का दूसरा जो पार्ट है, तटस्थ वक्र विश्लेषण या जो क्रमवाचक विश्लेषण से संबंधित हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तटस्थ वक्र को हम और किस नाम से जानते हैं? उदासीनता वक्र में। उपभोक्ता संतुलन के पिछले वीडियो में हमने उपयोगिता विश्लेषण जो गणनावाचक विचारधारा पे आधारित है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन का, वो आधुनिक विचारधारा क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है और जिसे हम तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों उनका क्या मानना है कि जो उपयोगिता है वो मनोवैज्ञानिक तत्व है और उसे संख्या के रूप में मापा नहीं जा सकता है। उसकी जो प्राचीन विचारधारा थी, जो गणनावाचक विचारधारा थी, उसमें बहुत सारी अव्यावहारिक मान्यताएं थी और इसी कारण जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं प्रमुख रूप से, जैसे प्रोफेसर J.R. हिक्स हैं, R.D. एलन हैं, स्लट्सकी हैं, विल्फ्रेड परेटो हैं, इन सभी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का जो प्रयोग करता है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है उसे हम संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते हैं। उसका मात्रात्मक मापन जो होता है वो संभव नहीं होता है। एक वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती हैं। एक ही व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो अलग अलग समय पर भी अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता को हम सही संख्या के रूप में माप नहीं सकते हैं। उससे केवल हम क्रम, कोटि, रैंक प्रदान कर सकते हैं, उनकी केवल हम तुलना कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक विचारधारा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रमवाचक विश्लेषण कहते हैं। आधुनिक विचारधारा को हम क्या कहते हैं? क्रमवाचक। मतलब इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से उपयोगिता को जो संतुष्टि मिलती है, उपयोगिता जो प्राप्त होती हैं, उसे हम रैंक दे सकते हैं, कोटि दे सकते हैं, क्रम से जमाया जा सकता है। क्रम कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम रैंक दे सकते हैं। और इसी की जो व्याख्या है वो किसके आधार पर की जाती है? तटस्थ वक्र या जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीनता वक्र, इनडिफरेंस कर्व। सबसे पहले अगर हम इनडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र का अर्थ अगर हम समझते हैं तो जैसा कि हमने प्राचीन व्याख्या में पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, कि उपभोक्ता अगर किसी एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती हैं। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जब उपभोक्ता के द्वारा किसी एक वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी उपयोगिता उसके लिए कम हो जाती हैं। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर अब दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है। एक वस्तु का प्रयोग ज्यादा करने पर उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है। तो जो तटस्थ वक्र है उसका संबंध किससे है? दो वस्तुओं से है। अगर एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है उपभोक्ता तो दूसरी वस्तु का उसको प्रयोग कम करना पड़ेगा ताकि संतुष्टि का जो स्तर है वो पहले वाला बना रहे, समान जो पहले जो संतुष्टि का स्तर था वो बना रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम तटस्थ वक्र को परिभाषित करना चाहें तो किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो तटस्थ वक्र है वो क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं, माना कि जैसे x वस्तु हैं और y वस्तु हैं, तो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिसका प्रयोग करने से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, ऐसे संयोगों को दर्शाने वाले वक्र को हम कहते हैं तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र। अगर उपभोक्ता एक वस्तु, जैसे माना कि x वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु का प्रयोग क्या करना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा, तभी संतुष्टि का जो स्तर है वो समान रहेगा। तो संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए जब उपभोक्ता एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु का प्रयोग कम करता है, तो दोनों वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग हो सकते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, और इन समान संतुष्टि प्रदान करने वाले वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं, या इन समान संतुष्टि वाले जो बिंदु हैं उसे हम तटस्थ वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हम एक काल्पनिक उदाहरण ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। माना कि उपभोक्ता के सामने ये विभिन्न संयोग ले लिए हमने ABCD, और पहली वस्तु है माना कि X वस्तु है। उपभोक्ता क्या करना चाहता है, X वस्तु का प्रयोग बढ़ाना चाहता है, जैसे इसकी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। तो उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु का जो प्रयोग है वो कम करना पड़ेगा। अब माना कि A संयोग जो है उसमें उपभोक्ता वस्तु X की 1 इकाई और वस्तु Y की वो कितनी इकाइयों का प्रयोग कर रहा था, 20 का। और ऐसी स्थिति में जो संतुष्टि का स्तर है वो कितना है, माना कि K के बराबर है। क्योंकि देखो संतुष्टि का जो स्तर है वो एक तरह से क्या होता है, अनुमानित होता है, उसको मापना क्या होता है, कठिन अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि संतुष्टि का स्तर कितना है, K है। अब उपभोक्ता क्या करना चाहता है, वस्तु X का उपभोग बढ़ाना चाहता है। वस्तु X का वो उपभोग 1 इकाई से बढ़ाकर कितना कर देता है, 2 इकाई। तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि के स्तर को पहले क्या था, K था, तो वही स्तर K बनाए रखने के लिए उसे वस्तु Y की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो वस्तु Y की वो 5 इकाई कम कर देता है माना कि, तो 20 से घटाकर उसने कितनी कर दी है, 15 इकाई। तो यहाँ पे B संयोग में वस्तु X की 2 इकाई हैं और वस्तु Y की 15 इकाइयाँ, लेकिन संतुष्टि का स्तर पहले जितना ही है। अब माना कि उपभोक्ता वस्तु X का और प्रयोग बढ़ाना चाहता है, दूसरी इकाई से प्रयोग बढ़ाकर वो कितना कर देता है, तीसरी इकाई, 3 इकाई कर देता है। तो उसे वस्तु Y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो माना कि वो 15 इकाई से कम करके वो कितनी कर देता है, 11 इकाई। लेकिन संतुष्टि का जो स्तर है वो यहाँ पर भी कितना है, K के बराबर ही है, मतलब पहले जितना ही है। अब उपभोक्ता वस्तु X का प्रयोग और बढ़ाना चाहता है, तीसरी से चौथी इकाई। तो वस्तु Y की मात्रा में कमी कर देता है, वो 11 इकाई से कितने कर देता है, 8 इकाई। लेकिन संतुष्टि का स्तर कितना है, K पहले जितना ही है। वस्तु X का और प्रयोग बढ़ा देता है, उपभोग बढ़ा देता है, चौथी इकाई से अगर वो 5वीं इकाई कर देता है तो वस्तु Y की मात्रा घटाकर वो 8 इकाई से 6 इकाई कर देता है। लेकिन संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है। तो ये जो समान संतुष्टि का स्तर है, जिसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो जो वक्र बनेगा उस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है। तो ऐसे वक्र को हम कहते हैं तटस्थ वक्र। जैसे हमने रेखा चित्र बनाया है, एक तरफ हमने वस्तु X ले ली है, इधर वस्तु X है और इधर हमारे पास में वस्तु Y है। अब देखिए Y की जो अधिकतम इकाइयाँ कितनी हैं, 20 हैं। तो हम यहाँ पे 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। और वस्तु X की जो मात्रा हमारे पास में 5 इकाइयाँ हैं, तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। सबसे पहले उपभोक्ता वस्तु X की अगर वो 1 इकाई प्रयोग करता है तो वस्तु Y की जो इकाइयाँ प्रयोग करता है वो कितनी हैं, 20 इकाइयाँ। तो 20 इकाई कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। फिर वस्तु X की 2 इकाई और वस्तु Y की है 15 इकाइयाँ, ये 2 इकाई और 15 इकाई होगा यहाँ पे, ये हमने मिला दिया। फिर वस्तु की 3 इकाई है X की, तो और Y की कितनी है, 11 इकाइयाँ, 11 इकाई जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमने मिला दिया। फिर वस्तु X की 4 इकाई और वस्तु Y की 8 इकाइयाँ, तो ये हो गई हमारी 8 इकाइयाँ। और वस्तु Y की 6 इकाई और X की कितनी है, 5 इकाइयाँ। तो इस तरीके से हम इन सारे बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो जो वक्र बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र। और इस तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं पर, चाहे वो A बिंदु हैं चाहे वो B बिंदु हैं, सभी जगह संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है। तो हो गया क्लियर तटस्थ वक्र क्या होता है। चलिए आगे हम इसकी मान्यताओं की बात करते हैं। तो जब तटस्थ वक्र विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है तो ये विश्लेषण कुछ मान्यताओं पे आधारित है। सबसे पहले मान्यता क्या है,
उपभोक्ता विवेकशील होता है। मतलब तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। इसका मतलब कि उपभोक्ता के पास में जो आय हैं और विभिन्न वस्तुओं की कीमतें अगर दे रखी हैं तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। विभिन्न वस्तुओं पर वो व्यय करेगा, उससे मिलने वाले जो संतुष्टि हैं ताकि अधिकतम हो जाए। दूसरी मान्यता है कि उपयोगिता जो है वो क्रमवाचक है। मतलब इसमें क्या माना गया है कि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से उपयोगिता जो प्राप्त होती है उसे हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं। केवल जो उपभोक्ता है उसकी पसंद के अनुसार हम रैंक दे सकते हैं, उसको क्रमवार जमा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। प्रथम द्वितीय तृतीय जो रैंकिंग होती है हम उसको श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। तीसरी मान्यता है इसमें माना गया है कि जो पसंद है वो एक तरह से क्या है, संगति युक्त है। पसंद संगति युक्त का मतलब क्या हो गया कि अगर उपभोक्ता ए जो वस्तु हैं उसको, या ए जो संयोग है उसको वो बी की तुलना में पसंद करता है, ठीक है, और बी जो है उसको वो सी की तुलना में पसंद करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा उपभोक्ता ए को सी की तुलना में पसंद करेगा। अगर ए संयोग को वो बी की तुलना में पसंद करता है और बी संयोग को सी की तुलना में पसंद करता है तो इसका मतलब ए संयोग को वो सी की तुलना में हमेशा पसंद करेगा। इसको हम कहते हैं पसंद जो है वो क्या होती है, संगति युक्त होती हैं। फिर इसमें माना गया है MRS प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होती हैं, घटती हुई होती है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर मतलब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का जो उपभोग कम किया जाता है, जिस दर से कम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और अंतिम मान्यता है कि जो कुल उपयोगिता है वो वस्तु के कुल उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती हैं। किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो कुल उपयोगिता मिलती है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, उपभोग की मात्रा। U इक्वल टू फंक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं, माना कि Q वस्तु है तो उसकी पहली इकाई, दूसरी इकाई, उसकी तीसरी इकाई, जितनी भी इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उन सभी मात्राओं पर निर्भर करती हैं। मतलब कुल उपयोगिता जो होती हैं वस्तु के प्रयोग की जाने वाली, वस्तु का जो उपभोग किया जा रहा है, कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट हमारा है तटस्थता मानचित्र, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस मैप। अब देखिए जो तटस्थ वक्र हैं, यदि हम एक ही रेखा चित्र में एक से ज्यादा तटस्थ वक्र बना देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तटस्थ मानचित्र। जैसे हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र है, ये हो गया हमारा पहला। अगर हमने इसमें 2-3 वक्र इसी में बना दिए हैं, जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। जैसे हमने क्या किया, जब एक ही रेखा चित्र में हम एक से ज्यादा तटस्थ वक्र बना देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तटस्थता मानचित्र। इधर क्या लेंगे हम, वस्तु y की मात्रा, और इधर हमारे पास में है वस्तु x की मात्रा। तो जो वक्र ऊंचा होता है इस तटस्थ मानचित्र में, जो वक्र ऊंचा होता है वो उपभोक्ता के ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो जो तटस्थ 4 है, चौथे नंबर का जो तटस्थ वक्र है वो सबसे ज्यादा संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। उसके बाद में तीसरे नंबर वाले तटस्थ वक्र पर संतुष्टि मिलती है, उसके बाद में दूसरे नंबर वाले तटस्थ वक्र पर, और जो वक्र सबसे नीचे हैं, तटस्थ वक्र नंबर 1 IC1, जो हमारा पहला तटस्थ वक्र है वो सबसे नीचे स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे कम संतुष्टि स्तर को बताता है। और उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए जो ऊंचा वाला तटस्थ वक्र है उसे हमेशा प्राथमिकता देगा।
उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, हमने क्या माना था, उपभोक्ता विवेकशील होता है, वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इन उदासीनता वक्रों में से वो जो उदासीनता वक्र, जो तटस्थता वक्र ऊपर स्थित होगा, जो ऊंचा स्थित होगा, उस पे उपभोक्ता रहना चाहेगा, उससे उपभोक्ता हमेशा प्राथमिकता देगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो तटस्थ वक्र हैं उसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो यूटिलिटी है, उपयोगिता जो है, वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, किसी वस्तु की जो भी मात्रा प्रयोग की जा रही, Q1, Q2, Q3। अब तटस्थ वक्र की अगर हम बात करते हैं तो तटस्थ वक्र में दो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम दो वस्तुएं लेते हैं, माना कि x और y, तो तटस्थ वक्र क्या दर्शाता है, इन दो वस्तुओं x और y के ऐसे विभिन्न संयोग जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसे हम गणितीय रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब तटस्थ वक्र में उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, एक्स और वाई दो वस्तुओं की मात्रा के ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए समीकरण के रूप में हम कैसे लिखते हैं, u बराबर फलन ऑफ एक्स वाई, मतलब x और y वस्तुओं की मात्रा है और u का मतलब क्या है, उपयोगिता। तो जो उपयोगिता है वो किसके ऊपर निर्भर है, दोनों वस्तुएं x और y की उपभोग की जाने वाली मात्राओं पर निर्भर होती हैं। और जो वक्र ऊपर बनेगा, ऊंचा वक्र होगा, वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें या तो दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक होगी या एक वस्तु की जो मात्रा है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जैसे हम तटस्थ वक्र की मान्यताएं पढ़ रहे थे, उसमें एक विशेषता आई थी या मान्यता आई थी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में क्या माना गया है, जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या होती हैं, घटती हुई होती हैं। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS क्या होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए क्या करता है, जब किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, एक वस्तु का प्रयोग अगर बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु का प्रयोग, दूसरे वस्तु की जो उपभोग की मात्रा है उसको क्या करता है, वो घटाता है। लेकिन दूसरे वस्तु की उपभोग की मात्रा में जो कमी करता है उसमें उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जो संतुष्टि का स्तर है वो पूर्व वाला बना रहे। मतलब जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या दर्शाती हैं, उपभोक्ता द्वारा जब किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि की जाती है या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग अगर बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है, दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी की जाती है, जितनी इकाइयों की कमी की जाती है, उस दर को हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए क्या करेगा, एक वस्तु का प्रयोग अगर बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु का प्रयोग उसे कम करना पड़ेगा, तभी संतुष्टि का जो स्तर है वो समान बना रह सके। और समान संतुष्टि स्तर के जो विभिन्न बिंदु होते हैं उसे हम तटस्थ वक्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया, एक की जगह दूसरा, और सीमांत शब्द आ गया इसका मतलब एक अतिरिक्त इकाई से संबंधित है। तो जब इस उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जब उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए दूसरी वस्तु y की मात्रा में जिस दर से कमी करता है उससे हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और तटस्थ वक्र विश्लेषण की हमने मान्यताएं पढ़ी थी, इसमें क्या माना गया है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, घटती हुई होती हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे घटती हुई MRS के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ उपभोक्ता वस्तु x का प्रयोग बढ़ा रहा है, कितनी इकाई बढ़ा रहा है, एक एक इकाई की वृद्धि कर रहा है। तो वस्तु y की जो मात्रा है उसको
उसने क्या किया था, कम किया था। कितना कम किया था, पहले वाले संयोग में मात्रा कितनी थी, वस्तु y की 20 इकाई थी, जबकि उसने कम करके कितनी कर दी अगले संयोग में, 15। तो कितनी इकाइयों का उसने त्याग किया है यहाँ पे, 5 इकाइयों का। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है ये थोड़ी गलत है, कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 1:5। मतलब वस्तु x की एक मात्रा बढ़ाने के लिए वस्तु y की जो इकाइयां कम की गई हैं वो कितनी कम की गई हैं, 5। तो वस्तु y की 5 इकाइयां जो कम की गई हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट देखिए, b से c संयोग में जब उपभोक्ता वस्तु x की दूसरी से तीसरी इकाई का प्रयोग बढ़ाता है तो वस्तु y की जो मात्रा है वो कम कर देता है। कितनी कर देता है, 15 से 11। तो कितनी इकाइयों का कम किया उसने, 4 इकाइयों का। तो ये जो 4 इकाइयों की कमी की गई है वो ये एक तरह से क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखते हैं 11 से 8 इकाइयां 3 इकाई कम कर दी हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी है, 3 इकाई है। फिर आगे अगर हम देखते हैं 8 से 6 तो 2 इकाई कम कर दी गई हैं। तो वस्तु x का उपभोग बढ़ाने के लिए वस्तु y की इकाइयां जो भी कम की गई हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, MRS(x(y) बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वस्तु y के उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन वस्तु x के उपभोग में कितना परिवर्तन किया गया, इन दोनों का जो अनुपात है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, उसे ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो MRS होती हैं उसी वजह से जो तटस्थ वक्र हैं, इंडिफरेंस कर्व हैं, उदासीनता वक्र है, उसका ढाल कैसा होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स उन्नतोदर होने का कारण क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है। अब हम पढ़ेंगे तटस्थ वक्रों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं, हमने अभी तटस्थ वक्र बनाया तो उसका जो आकार है वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से नीचे की ओर गिरता हुआ। इधर हम लेते हैं वस्तु x की मात्रा और इधर हम लेते हैं वस्तु y की मात्रा। तो सबसे पहली जो विशेषताएं हैं तटस्थ वक्रों की, क्या विशेषताएं हैं, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, या हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे गिरता हुआ, बाएं से दाएं नीचे की ओर ऐसे गिरता हुआ होता है। इस तरीके से बनता है तटस्थ वक्र। अब तटस्थ वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ क्यों बनता है, ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, उसके क्या कारण है, तो इसका प्रमुख कारण है उपभोक्ता संतुष्टि का जो स्तर है वो समान बनाए रखने के लिए क्या करता है, जब किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु का उपभोग उसे कम करना पड़ता है। क्या कारण हो गया तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होने का, जब उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना ही पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। और जब कम करेगा, एक का प्रयोग बढ़ाएगा दूसरे का प्रयोग कम करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका जो वक्र बनेगा वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक ढाल, इसी तरीके से बनेगा। तो आगे सुन में, जैसे देखिए यहाँ पे ये y वस्तु की मात्रा है, ये x वस्तु की मात्रा है। x का कितना प्रयोग हो रहा है, O से लेकर x, और y वस्तु का कितना प्रयोग हो रहा है, O से लेकर y। जब उपभोक्ता x वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है, x से कितना कर दिया उसने, x1, तो उसे y वस्तु का जो उपभोग है वो घटाना पड़ेगा। कितना कर दिया उसने, y से घटाकर y1, ताकि जो संतुष्टि का स्तर है वो समान बना रहे। तो ये जो हमारा उदासीनता वक्र है, जो तटस्थ वक्र है, इसके किसी भी बिंदु पर देखें, चाहे हम A बिंदु पर देखें, चाहे हम B बिंदु पर देखें, चाहे हम C बिंदु ले लें या D बिंदु ले लें, इस वक्र के किसी भी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होगा, समान होगा। अब देखिए जो तटस्थ वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का ही होता है। बाकी इसके अन्य आकारों की अगर हम बात करें कि वो x अक्ष के समानांतर, तो ऐसा
नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए इसमें वस्तु y की जो मात्रा है वो तो क्या है, स्थिर है, लेकिन x वस्तु का जो उपभोग है वो हम क्या कर रहे हैं, या तो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो जब x वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाएगा, y वस्तु का उपभोग अगर पहले जितना रहता है, समान रहता है, तो भी संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। या x वस्तु का उपभोग अगर कम कर दिया जाए, कम कर कर जैसे इधर आ गए हम, तो जो संतुष्टि का स्तर है वो कम हो जाएगा। जबकि जो तटस्थ वक्र हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, समान संतुष्टि स्तर को। इसलिए तटस्थ वक्र x अक्ष के समानांतर नहीं हो सकते हैं। तटस्थ वक्र y अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें x वस्तु के उपभोग की मात्रा तो स्थिर है, लेकिन y वस्तु के उपभोग की जो मात्रा है वो घट बढ़ सकती है। अब माना कि जैसे y वस्तु का उपभोग अगर उपभोक्ता बढ़ा दें और x वस्तु का प्रयोग अगर वो पहले जितने ही रखें, तो y वस्तु का उपभोग अगर बढ़ाएगा तो संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और y वस्तु का उपभोग अगर वो कम कर देता है, माना कि वो कम करके जैसे इधर आ गया नीचे की तरफ, लेकिन x वस्तु का उपभोग पहले जितना ही है, तो y वस्तु का उपभोग उसने घटा दिया है, इसलिए संतुष्टि के स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि तटस्थ वक्र क्या दर्शाते हैं, समान संतुष्टि स्तर को। इसलिए तटस्थ वक्र x अक्ष के समानांतर या y अक्ष के समानांतर नहीं हो सकते हैं। ये जो हमारा अक्ष है ये वाला, इसको हम कहते हैं ओ एक्स अक्ष, और ये जो हमारा अक्ष है इसको हम कहते हैं ओ वाई। तो तटस्थ वक्र y अक्ष या फिर x अक्ष के समानांतर नहीं हो सकते हैं। हमेशा कैसे होंगे, ऋणात्मक ढाल के ही होंगे। धनात्मक ढाल के भी नहीं हो सकते, ऐसे ऊपर बढ़ते हुए भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं x वस्तु का प्रयोग कितना है, o से लेकर x, और y वस्तु का प्रयोग कितना है, o से लेकर y। अब माना कि उपभोक्ता अगर इस बिंदु से ऊपर पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं उपभोक्ता x वस्तु का प्रयोग भी बढ़ा रहा है और y वस्तु का प्रयोग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब दोनों वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता है तो संतुष्टि का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, समान नहीं रहेगा। इसलिए तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता है। कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल का ही होगा। तो तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल का नहीं हो सकता है। x अक्ष के समानांतर, जिसको हम क्षैतिज भी कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। y अक्ष के समानांतर, जिसको हम लंबवत कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। दूसरी विशेषता है कि जो तटस्थ वक्र हैं वो कैसे होते हैं, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स ओरिजिन होने का मतलब क्या, सॉरी, उन्नतोत्तर। कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या है कि जो तटस्थ वक्र हैं उस विश्लेषण में हमने क्या मान लिया था, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होती है, घटती हुई है। जब उपभोक्ता एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु का प्रयोग कम करता है, लेकिन घटती हुई दर से कम करता है। घटती हुई दर से कम करता है, जो क्या है, MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर को तटस्थ वक्र विश्लेषण में घटता हुआ माना गया है। इसी कारण से जो तटस्थ वक्र होते हैं वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। जैसे ये y में परिवर्तन और ये है x में परिवर्तन, डेल्टा x है और ये क्या है, डेल्टा y, जो क्या प्रदर्शित करता है, MRS को। जो MRS है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तटस्थ वक्र के ढाल को। तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, MRS, यहाँ हम कह सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये जो MRS है, ये ढाल है वो घटता हुआ होता है। इसी कारण से तटस्थ वक्र कैसे बनते हैं, उन्नतोत्तर बनते हैं। अगर इनका आकार ऐसा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नतोदर। जो हमारे उत्पादन संभावना वक्र वो इस आकार के होते हैं। और जब ये दर अगर स्थिर होती है कैसे बनते हैं, सीधी रेखा। लेकिन तटस्थ वक्र में क्या माना गया है, MRS जो है वो घटती हुई होती है, इसलिए इसका आकार कैसा बनता है, उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट विशेषता है कि जो तटस्थ वक्र हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटते हुए नहीं होते हैं। तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते हुए नहीं बनते हैं। जैसे हमने बनाया एक तटस्थ वक्र ये बना दिया, दूसरा हमने ये बना दिया, ये हमारा पहला तटस्थ वक्र और ये हमारा है दूसरा तटस्थ वक्र है। इसमें हमने बिंदु ले लिया, जैसे A बिंदु है, यहाँ पे हमने ले लिया ये हमारा B बिंदु है, और यहाँ पे हमने ले लिया जैसे ये है C बिंदु।
अब जो तटस्थ वक्र हम अगर हम पहला देखें तो पहले तटस्थ वक्र पर दो बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, ए और सी। दोनों पे संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बराबर होगा, ए बराबर क्या है, सी है। और दूसरे तटस्थ वक्र पर अगर हम देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं, ए एवं बी, तो ए एवं बी पर भी संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए और सी पर संतुष्टि के स्तर बराबर है, ए और सी पे बराबर हैं, ए और बी पे भी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी पे भी संतुष्टि का स्तर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं बी जो है वो सी की तुलना में ऊंचा स्थित है, मतलब बी पे जो संतुष्टि का स्तर है वो ज्यादा है, बी और सी बराबर नहीं है। तो हमारी जो मान्यता थी, हमने कौन सी मान्यता ली थी, एक पहले पसंद जो होते हैं वो संगति युक्त होते हैं। अगर उपभोक्ता ए की तुलना में बी को पसंद करता है और बी की तुलना में सी को पसंद करता है तो हमेशा ए को सी की तुलना में पसंद करेगा। तो ये हमारी जो मान्यता है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि देखिए तटस्थ वक्र नंबर जो 1 है उस पे दो बिंदु हैं ए और सी, तो दोनों पे संतुष्टि का स्तर क्या होगा, समान होगा। और दूसरे वाले वक्र पर दो बिंदु हैं ए और बी, तो वहां पर भी दोनों जो संतुष्टि के स्तर है वो बराबर होना चाहिए, ए और बी। तो जब ए बी के भी बराबर है और ए सी के बराबर, इसका मतलब बी और सी बराबर होने चाहिए। लेकिन रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो जब तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो बी और सी पर संतुष्टि का स्तर बराबर नहीं होता है। तो ये हमारी जो मान्यता है वो गलत हो जाती है, कब, जब तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते हुए नहीं बनेंगे। नेक्स्ट विशेषता है हमारी अंतिम, कि जो वक्र ऊंचा होता है वहां उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिलती है। ऊंचा वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र नंबर पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो इन तीन तटस्थ वक्र में ऊंचा वक्र कौन सा है, तीसरा नंबर वाला। तो तीसरे वाले वक्र पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा है, उसके बाद में दूसरे वाले वक्र पर, और सबसे कम जो संतुष्टि का स्तर है वो पहले वाले वक्र पर। मतलब जो वक्र नीचे स्थित होता है वहां पे संतुष्टि का स्तर कम होता है, और जो वक्र ऊंचा होता है वहां पे संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है। तो ये तटस्थ वक्रों की मुख्य विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं हमने पढ़ी है 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता संतुलन के बारे में। जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हमको एक तो तटस्थ वक्र की जरूरत पड़ेगी और दूसरी जरूरत पड़ेगी बजट रेखा की। तो अब हम पढ़ेंगे बजट रेखा या कीमत रेखा के बारे में। तो देखिए हमने जो तटस्थ वक्र पढ़ा है तो उस तटस्थ वक्र से हमको पता चलता है कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दोनों वस्तुओं की वो कितनी कितनी मात्रा का प्रयोग करेगा, इसकी जानकारी हमें तटस्थ वक्र के द्वारा नहीं होती है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बजट रेखा का। तो बजट रेखा से क्या जानकारी मिलती है हमें, कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उसके पास में जो भी आय दी हुई है, दोनों वस्तुओं की जो कीमतें दी हुई हैं, तो वस्तुओं की कीमतें दी होने पर, उपभोक्ता की आय दी होने पर, दोनों वस्तुओं की वो कितनी मात्रा खरीद सकता है उसे प्रदर्शित किया जाता है बजट रेखा या कीमत रेखा के द्वारा। तो बजट रेखा या कीमत रेखा क्या प्रदर्शित करती है, कि उपभोक्ता वस्तु की कीमतें दी होने पर अपने पास में जो भी आय उपलब्ध है उस आय के द्वारा इन दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद सकता है। तो बजट रेखा क्या प्रदर्शित करती हैं, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिसे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है। अब इसे हम अगर एक समीकरण में प्रदर्शित करना चाहें तो समीकरण में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उपभोक्ता की जो आय है एम, बजट उसका जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसकी खर्चे के बराबर। तो खर्चा हम कैसे निकालते हैं, वस्तु की कीमत को हम क्या करते हैं, वस्तु की मात्रा से गुणा कर देते हैं। और दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं की कीमत को दोनों वस्तुओं की मात्रा से गुणा कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, तो उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल खर्चा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि माना कि उपभोक्ता के पास में 100 रुपये हैं
और दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है 10 रुपये, और वाई वस्तु है उसकी कीमत कितनी है 20 रुपये। तो दोनों वस्तु की कीमतें दी होने पर और उपभोक्ता की आय अगर 100 रुपये दे रखी हैं, तो इन दोनों वस्तुओं की वो कितनी मात्रा खरीद सकता है, उसके जो संयोग है, विभिन्न संयोग है, उसे हम बजट रेखा या कीमत रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर इन आंकड़ों के आधार पर जो हमने माने हैं, अगर इसके आधार पर हम बजट रेखा बनाएं, तो बजट रेखा देखिए किस आकार की बनेगी। अगर उपभोक्ता के पास में 100 रुपये हैं, अगर वो 100 रुपये जो है वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, X रुपये पर, एक्स वस्तु के ऊपर, तो एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 100 रुपये में वो कितनी इकाई खरीद सकता है 100/10 इक्वल टू 10 इकाइयाँ। मतलब संपूर्ण राशि, संपूर्ण आय को अगर वो एक्स वस्तु पर व्यय करता है तो एक्स वस्तु की वो अधिकतम 10 इकाई खरीद सकता है। तो ये अधिकतम हमारी वस्तु x की कितनी इकाई आ जाएगी 10 इकाई आ जाएगी। जबकि संपूर्ण आय जो 100 रुपये हैं, अगर वो y वस्तु पे खर्च कर रहे हैं, y वस्तु की कीमत कितनी है 20 रुपये प्रति इकाई, तो 100 रुपये में वो कितने खरीद सकता है अधिकतम मात्रा 100/20 इक्वल टू 5। 1 2 3 4 5 हमने लिया, ये हमारा 5 है। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, इस 10 से मिला देंगे, तो ये हमारी क्या बन गई है बजट रेखा। तो बजट रेखा क्या प्रदर्शित करती हैं, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिसे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है। अब देखिए बजट रेखा के बारे में अगर हम देखते हैं, हमने जो बजट रेखा बनाई थी तो ये इस तरीके से बनी थी। तो बजट माना कि उपभोक्ता का कितना है 100 रुपये हैं, तो यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण राशि 100 रुपये व्यय करता है तो वो सारे जो संयोग है वो कहाँ पे आएंगे, इस बजट रेखा के ऊपर आएंगे। मतलब बजट रेखा के ऊपर जो बिंदु हैं वहाँ पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को व्यय करता है, वो सारे बिंदु कहाँ पे आ जाएंगे, इस बजट रेखा पे आ जाएंगे। जबकि इस बजट रेखा के अंदर अगर कोई बिंदु है, माना कि ये सी बिंदु है, तो इससे उपभोक्ता खरीद तो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका खर्चा है वो एक तरह से क्या है 100 रुपये से कम खर्चा है। 100 रुपये से कम माना कि जैसे 80 रुपये का खर्चा, और वो सारे बिंदु कहाँ आएंगे, इस बजट रेखा के अंदर आएंगे। इस बजट रेखा के कोई भी बिंदु अंदर वो क्या दर्शाता है, उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं कर रहा, उसके पास में कुछ पैसा बच रहा है, और संपूर्ण आय अगर वो खर्च करता है वो सारे बिंदु कहाँ पे आएंगे, इस बजट रेखा के ऊपर आएंगे। तो इस बजट रेखा के अंदर वाला जो ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं प्राप्त संयोग। मतलब उपभोक्ता अपनी आय या बजट के द्वारा इन कॉम्बिनेशन संयोग को वो खरीद सकता है, प्राप्त कर सकता है। जबकि इस बजट रेखा के बाहर अगर कोई बिंदु है, माना कि ये डी बिंदु है, तो इसको उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा खरीद नहीं सकता है, क्योंकि बजट इसके पास में कितना है 100 रुपये, ये लिमिट होगी 100 रुपये, बस 100 रुपये में ये खरीद सकता है। इसके अगर कोई बाहर बिंदु है, इसका मतलब उसका खर्चा कितना है 100 रुपये से ज़्यादा है, तो उसको वो खरीद नहीं सकता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे अप्राप्त संयोग। और बजट रेखा के अगर हम ढाल की बात करते हैं, तो बजट रेखा का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है, या उसको हम जो प्रदर्शित करते हैं वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के रूप में PX/PY। ये जो हमने बजट रेखा बनाई थी वो किस आधार पर बनाई थी, उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के आधार पर। तो दोनों वस्तुओं की कीमतों का जो अनुपात है PX/PY, वही क्या होता है बजट रेखा का ढाल होता है। और बजट रेखा नीचे की ओर गिरती होती है, इसका ढाल कैसा होता है ऋणात्मक होता है। तो अगर हम चाहें तो इसका माइनस का साइन भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, PX/PY क्या है बजट रेखा का ढाल होता है। और अंतिम टॉपिक अब हमारा है इस लेसन का उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता का साम्य। तटस्थ वक्र और बजट रेखा की सहायता से हम उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उपभोक्ता संतुलन की बात करें, तो उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का जो प्रयोग कर रहा है, वस्तुओं की जो मात्रा उपभोग कर रहा है, उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या हो जाए अधिकतम। जिस बिंदु पर वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि अधिकतम हो जाएगी, उस बिंदु को हम कहेंगे उपभोक्ता का संतुलन या साम्य।
अब तटस्थ वक्र विश्लेषण के आधार पर अगर हम उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं तो उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पे निम्न 3 शर्तें पूरी होती हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त है कि जो बजट रेखा है वो तटस्थ वक्र को स्पर्श करें, स्पर्श करनी चाहिए, ध्यान रखना है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि जो तटस्थ वक्र है उसका ढाल और बजट रेखा का ढाल दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है? MRS। तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है? MRS, या जिसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। जबकि बजट रेखा का ढाल क्या होता है? PX अपॉन PY। तो बजट रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और बराबर कहाँ पे होगा? जहाँ पे बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करेगी। तो ये दोनों तो एक जैसी विशेषताएं हो गई है, शर्तें हो गई है। और तीसरी शर्त हमारी क्या है? तीसरी शर्त है कि जो तटस्थ वक्र है वो कैसा होना चाहिए? मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होना चाहिए। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर का मतलब क्या है कि जो MRS है वो क्या होनी चाहिए? घटती हुई होनी चाहिए। जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होगी तो तटस्थ वक्र कैसा होगा? मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होगा। और जहाँ पे हमारी ये तीनों शर्तें पूरी होगी वहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। वही बिंदु क्या कहलाएगा? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारी बजट रेखा है और ये हमने बना दिया हमारा तटस्थ वक्र। और तटस्थ वक्र जो है वो ई बिंदु पे जैसे बराबर है, तो उपभोक्ता का जो संतुलन है वो कहाँ पे होगा? ई बिंदु पर। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु का कितना प्रयोग करेगा? ओ से लेकर एम इकाइयों का। और जो वस्तु एक्स है उसका कितना प्रयोग करेगा? ओ से लेकर एन इकाइयों का। ए बी है हमारी बजट रेखा और IC जो है हमारा तटस्थ वक्र है। और तीनों शर्तें हैं कि बजट रेखा जो है वो तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। कहाँ पे स्पर्श कर रही हैं? ई बिंदु पर। तो तीनों शर्तें ई बिंदु पर पूरी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ई बिंदु को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु। और संतुलन उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए एक्स वस्तु की कितनी इकाइयों का प्रयोग करेगा? ओ से लेकर एन इकाइयां। जबकि वाई वस्तु की कितनी मात्रा का प्रयोग करेगा? कितनी इकाइयों का प्रयोग करेगा? ओ से लेकर एम। तो वस्तु x की O से लेकर n एवं वस्तु y की OM इकाइयों का प्रयोग करने पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि होगी। इसी ई बिंदु को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु। और अगर हम चाहें इसमें 2-3 तटस्थ वक्र और बना सकते हैं। माना कि हमने एक तटस्थ वक्र एक और ऊपर बना दिया है, एक इससे नीचे की तरफ बना दिया है। ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा वक्र और ये हो गया तीसरा वक्र। तो केवल अगर हम तटस्थ वक्रों की बात करें तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी? तीसरे वाले तटस्थ वक्र पर। तो उपभोक्ता कहाँ पे रहना चाहेगा? तटस्थ वक्र नंबर 3 पे। लेकिन साथ में हम संतुलन की जब बात कर रहे हैं तो उपभोक्ता संतुलन के लिए हमको क्या देखना होता है? बजट रेखा, उपभोक्ता का बजट कितना है वो भी देखना पड़ता है। तो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वो क्या है? AB। तो AB से बाहर वाला जो भाग है इसे उपभोक्ता खरीद नहीं सकता है क्योंकि उसके पास में इतना बजट नहीं है। तो कहने का मतलब इन तीनों तटस्थ वक्र में से तीसरा जो तटस्थ वक्र है उसे उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा खरीद नहीं सकता है, अपने बजट के द्वारा खरीद नहीं सकता है, वो उसके बजट से बाहर है। उपभोक्ता के पास में जो आय या बजट उपलब्ध है उसके द्वारा वो तटस्थ वक्र नंबर पहला और दूसरा इसको वो खरीद सकता है। लेकिन दोनों में से ऊंचा वक्र कौन सा है? दूसरा वाला। इसलिए उपभोक्ता कहाँ पे रहना चाहेगा? दूसरे वाले वक्र के ई बिंदु पर। तटस्थ वक्र नंबर 2 पे रहना चाहेगा और तटस्थ वक्र नंबर 2 पे भी कहाँ रहना चाहेगा? वो ई बिंदु पर, जहाँ पे संतुलन की हमारी तीनों शर्तें पूरी होती हैं। बजट रेखा जो है वो तटस्थ वक्र को स्पर्श भी कर रही हैं, तटस्थ वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल ई बिंदु पर बराबर भी हैं और तटस्थ वक्र जो है वो उन्नतोदर भी हैं। तो तीनों शर्तें हमारी ई बिंदु पर पूरी होती हैं। इसलिए ई बिंदु को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। तो आगे समझ हमने दोनों अवधारणाएं पढ़ लिए। पिछले वीडियो में हमने गणनावाचक विचारधारा पढ़ी थी और इस वीडियो में हमने क्रमवाचक विश्लेषण पढ़ा है।
तो हम दोनों की अगर हम बात करते हैं तुलनात्मक तरीके से, हम कह सकते हैं कि जो क्रमवाचक विश्लेषण है वो वास्तविक मान्यताओं पर आधारित हैं, इसलिए गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में क्रमवाचक विश्लेषण जो है वो अधिक व्यावहारिक माना जाता है, अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।